हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और एनपीएस में कवर हो रहे हैं और अगर आप अभी हाल-फिलहाल में रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस का जो भी इक्विटी रिटर्न था, उसमें अब भारी गिरावट देखने को आई है। अभी कितनी गिरावट हुई है, क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से आपको बताएँगे। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप पेपर की कटिंग एक देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपके आ रही होगी। इस पे देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि एक्यूएम में 26% की गिरावट हुई है। 26% दोस्तों काफ़ी मायने रखता है। जो ये फिगर है, ये बहुत बड़े फिगर है 26% अगर पेंशन के हिसाब से देखी जाए तो। एनपीएस में इक्विटी रिटर्न 40 से घटकर 16% से नीचे आया है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की इक्विटी योजनाओं का रिटर्न 4 महीने में 40% से घटकर 16% से भी कम रह गया है। पेंशन नियामक पीएफआईडीए के आंकड़े के मुताबिक 27 दिसंबर 2024 तक एनपीएस इक्विटी स्कीम का रिटर्न सालाना 15.86% रह गया है। इसके मुकाबले 28 सितंबर तक इन स्कीम का रिटर्न करीब 40% तक पहुंच गया था। यानी अगर सितंबर से पहले यदि कोई कर्मचारी रिटायर गया होगा तो उसकी पेंशन और अब जब कोई दिसंबर में प्लान बना रहा होगा रिटायरमेंट जाने का तो उसकी पेंशन में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। इसे हाल के महीनों में शेयर बाजार में गिरावट का नतीजा माना जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी बीते सितंबर के ऊंचे स्तर के मुकाबले 10% से ज्यादा गिर गए हैं। सितंबर के आखिरी से 27 दिसंबर के बीच बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में करीब 12.5% गिरावट आई थी। इसका सीधा असर एनपीएस की इक्विटी स्कीम के रिटर्न पर नजर आया। 28 दिसंबर तक एनपीएस का एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम की ग्रोथ भी घटकर 25.49%, 13.69 लाख करोड़ रुपए, इतना जो एक घटी है इनकम दोस्तों, अगर 25.49% से देखा जाए तो जो टोटल पैसा कितना घटा वो घटा है 13.69 लाख करोड़ रुपए रह गई है। 14 दिसंबर तक एयूएम की ग्रोथ 27.34 थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो एनपीएस में इसलिए तो दोस्तों इसी वजह से जो ये एनपीएस स्कीम है इसका कर्मचारी लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, ये रीजन है। अब इसमें जब आपको ही नहीं पता कि मेरी पेंशन मुझे कितनी मिलेगी, तो फिर ऐसी पेंशन स्कीम का क्या फायदा है? अब देख लीजिए सीधा-सीधा कि यदि सितंबर तक जो ये एनपीएस का रिटर्न था, ये 40% था। अब उस टाइम पे कोई कर्मचारी रिटायर जाएगा, तो उसको सपोज़ करिए ठीक-ठाक पेंशन मिल जाएगी और अगर अब कोई रिटायरमेंट बेचारे जिसकी अभी रिटायरमेंट आ रही हो 60 साल बाद, तो अगर अब वो रिटायर होगा तो उसको तो उससे घाटा हो गया। तो ये कैसा नियम है कि किसी को पेंशन ज़्यादा है, किसी को पेंशन कम है। इन सब कारणों की वजह से, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो कर्मचारी संगठन है वो इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं कि एनपीएस स्कीम बहुत खराब स्कीम है। अगर कोई ओपीएस का कर्मचारी रिटायर जाएगा तो उसको क्लियर पता होगा कि मेरा इतना पैसा मुझे रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। लेकिन एनपीएस का अब आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। फिलहाल अब जब एनपीएस और यूपीएस का जैसा कि सरकार अभी 1 अप्रैल 2025 से ऑप्शन लेके आएगी कि आपको यूपीएस स्कीम चुनना है या एनपीएस स्कीम चुनना है, तो अब आपको बहुत ही सोच समझ कर कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी कि एनपीएस स्कीम चुनी जाए या यूपीएस स्कीम चुनी जाए। अब एनपीएस और यूपीएस में कौन-सी स्कीम चुनना बेहतर है, इसके बारे में भी दोस्तों मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और उसमें बताने का प्रयास करूँगा कि किस एज में कौन रिटायरमेंट जाएगा और कैसे होगा तो उसको कितना कितने परसेंट पेंशन में फ़ायदा होगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं एनपीएस का जो भी एक पूरा मामला है आपके समक्ष है, इसीलिए बोलते हैं एनपीएस स्कीम सिर्फ़ धोखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको?
ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया इस सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा है हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा है बात को कि किरानों ने 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है, ठीक है, विजय रुकना होगा, विजय जी रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से।